अब लड़ाई जो है ना फ्रंट पे कम है और वही ज़्यादा है। रोबोट्स तैयार कर लिए चाइना ने, अब फ्रंट पे रोबोट्स खड़े हैं। अब तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हैक होनी है और कम्युनिकेशन मीडियम हैक होने हैं। साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उसके थ्रू इतना कुछ सीन हो रहा है कंपनीज को। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई स्टेक है क्या इस बात पे? इसमें चैलेंजेस बहुत दूसरे हैं। हर जगह पे जो चैलेंजेस है ना वो इंटरनली ब्यूरोक्रेसी को ही लेकर के है। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर जगह दिक्कत करती है। अब जो जनरेशन है, अभी जो बंदे आ रहे हैं, इनको क्या सजेस्ट करोगे? पहले तो थोड़ा सा जैसे सपोर्ट का जॉब करके आए, या थोड़ा सा ये ना जैसे राउटर्स पे हैंड्स ऑन है, थोड़ा राउटर्स पे काम किया, नेटवर्किंग पे काम किया, थोड़ा फायरवॉल उसने ऑपरेट किया हुआ हो। फ्यूचर क्या है साइबर सिक्योरिटी का हमारे कंट्री के अंदर? अगर मैं ये साइबर सिक्योरिटी में चला जाऊँ, अब करियर स्विच कर लूँ, तो क्या सही आइडिया रहेगा? Hello everyone, welcome to the NG Networks and my name is Nitin Goswami. So today I have a very special guest with me to talk about cyber security, and you can call him with the cyber security guru with overall of 15 years of experience. With overall of 15 years of experience in the cyber security. So I'm happy to introduce Mr. Paramveer Singh. How are you, sir? थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थैंक यू। So thank you for being here और आज ये इतनी इंपॉर्टेंट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, बीइंग द पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मुझे अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन दीजिए ना, क्या किया है आपका जो 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने कौन सी ईयर में CSSP की है? CSSP? आई डिड माई रिटन एग्ज़ाम पास इन 2010। ओह गॉड। उसके बाद इंडोर्समेंट कराना होता है, उसमें अलग 2 महीने का समय लगता है। तो फिर जनवरी में मेरा सर्टिफिकेट आ गया था CSSP का 2011 में। मतलब आप इतने इतने पहले आप CSSP कर चुके हो, जब हम ग्रेजुएशन करके निकले थे। मतलब दैट टाइम का, उस टाइम से अभी तक का आपका एक्सपोजर है। हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ इसमें, तो मतलब मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दैट आई रियली वांट टू नो। तो पहले स्टार्ट करूँगा कि आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा? ओवरऑल 15+ ईयर एक्सपीरियंस हो गया है, कैसा रहा इस डोमेन के अंदर? मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा एक्चुअली। मैं पहले तो जब मैंने CSSP के पहले मैंने एक प्रोग्राम इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट किया था केजो सोमैया से, और मेरी जॉब लग गई महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में। मुझे कैप्टन रघु रमन साहब के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ही वॉज द हाइएस्ट पेड ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री आल्सो, एंड ही वॉज द पर्सन हु स्टैब्लिश द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। आई वॉज फॉर्चुनेट एनफ टू गेट इन हिज गुड बुक्स। तो एक हमारे सीनियर और थे हमारे महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में, मिस्टर रायो दलाल। तो वो बहुत ही अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। फिर जब कसाब का अटैक हुआ तो सर को हमारे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है उस तरह के अटैक्स को रोकने के लिए उनको स्टैब्लिश करने का मौका मिला। तो सर के साथ रायो आए और रायो के साथ फिर मैं आ गया। अच्छा। वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी का शायद सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया के टॉप के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे, रिकग्निशन मिली, और नेशनल लेवल पे जो साइबर वॉरफेयर होता है उसको समझने का, इंटरनल लेवल पे और थ्रेट्स दोनों तरफ से होते हैं वो समझने का मौका मिला। तो वो एक्सपोजर बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद जो है थोड़ा मुझे लगा कि एक ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स लगे, प्रोजेक्ट जब बन रहा था लगी दिक्कत थोड़ी सी। तो फिर मैं थोड़ा सा साइबर लॉ की तरफ भी चला गया, लॉ की साइड भी चला गया, कैसे हम ई गवर्नेंस और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जब वो चलेंगे तो फिर साइबर सिक्योरिटी चाहिए। एग्जैक्टली मैं ये प्रोफाइल आपकी गो थ्रू कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था। आपने LLB भी कर रखी है? हाँ, वो बेसिकली अभी जो है ना, अब जो नेक्स्ट आपके जो केसेस होंगे मोस्टली जी। वो साइबर लॉ रिलेटेड होंगे। एग्जैक्टली। तो अभी आप अगर देखेंगे तो एक नया कोर्स इसीलिए शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज़ कॉल्ड BTech LLB। अच्छा। जब मैं कहता था क्या BTech के बात साथ है? LLB तो लोग कहते थे क्या बात कर रहे हो, BTech इधर जा रहा है LLB इधर जा रहा है। नहीं नहीं भाई, ये सब कहीं आगे आगे सब मिलते हैं। तो पीपल नहीं उस समय समझते थे। अब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में बड़े अच्छे प्लेसमेंट चल रहे हैं, गूगल में उसके बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं। कारण क्या है कि एक सॉफ्टवेयर बन रहा है और वो आउटसोर्स हो रहा है कुछ टीम्स को कि तुम ये पोर्शन बनाओगे, तुम ये बनाओगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बन रही हैं। जी। तो वो लायर वही बंदा ड्राफ्ट कर पाएगा जिसको लॉ की भी नॉलेज हो और जिसको कोडिंग और उसकी भी नॉलेज हो और सिक्योरिटी की भी नॉलेज हो। तो इसीलिए वो अब तो एक नया डोमेन ही खुल गया है। एक क्वेश्चन है मेरे इसमें, जो इन्फो सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ऑडिटर है और बाकी, तो उनका फिर क्या, वो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है? नहीं, वो मतलब ये बहुत ही जो जो साइबर लॉयर वाला बताए तो बहुत ही स्पेशलाइज अब उनका है, लेकिन वो अपना एक लिमिटेड रोल प्ले कर पाएंगे फ्रॉम ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। अब उसमें आपको एक लीगल ऑडिट भी चाहिए और एक आपको साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी चाहिए। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग। टू डिफरेंट थिंग, लेकिन जिसको BTech LLB कर रखा है वो दोनों ही समझता है, तो डेफिनेटली वो लीड करेगा।
बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, तो मतलब बहुत फ्यूचर रेडी हो आप। भाई करना ही पड़ेगा, इसमें आपको अपडेट नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो कैसी है मार्केट, थोड़ा बताओ ना साइबर सिक्योरिटी की उस लेवल पे जो आप समझते हो, आपने यू हैव सीन दी साइबर सिक्योरिटी दिस इंडस्ट्री इवॉल्व, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो हमसे आप। देखिए, अभी कहते हैं कि फ्यूचर में दो मेन जॉब हैं। आपने से सुना होगा डेटा इज़ द ऑयल। तो पहला तो है आपका डेटा साइंटिस्ट कह लीजिए, क्योंकि जितना एआई है ना वो डेटा पे काम करता है। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उस पर एआई चलेगा। तो आपने आजकल एआई खूब सुन रखा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीप सीक हो। कहता है डीप सीक कहता है ना, चैट जीपीटी मेरा डेटा चुरा लिया। हैं? इसकी प्रॉपर्टी है आजकल वो, राइट। हॉट टॉपिक है आज का। तो अब यानी कि वहाँ का साइबर सिक्योरिटी वाला फेल हो गया ना, तभी तो डेटा चुरा लिया। तो दो ही मेन जॉब है। पहली जॉब जो है वो डेटा साइंस की है, और जो दूसरी जॉब है उसको बचाने की है। ऊपर राइट। जो उसमें आपने इतनी मेहनत की है, जो आपने उसमें प्रोप्राइटरी वर्क करके जो उसका आउटपुट निकाला है, तो वो तो मैं हाईएस्ट लेवल पे बोल रहा हूँ। अभी तो आप छोटे लेवल पे भी कह लीजिए, चाहे वो बैंक हो चाहे आपका घर हो, आपके मम्मी पापा को नहीं पता, उन्होंने ओटीपी दे दिया और आप गए, तो साइबर सिक्योरिटी तो वहीं से शुरू हो गई। सही बात तो है। जितनी भी आपको नॉलेज है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपका लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी अब तो बेसिक है। दो चीज़ें मेन है, वही बोल रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी उसमें से एक है। तो अभी आपकी बात से मुझे रियलाइज़ हुआ है, जो हमारे स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो खैर उसमें हर एक एज ग्रुप, मेरे ख्याल से आजकल जो फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, मैं उसकी बात करूँ जो ऑनलाइन स्कैम्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो हमारे मॉम डैड हैं उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट दे हैव द मोबाइल फ़ोन, दे हैव द एक्सेस, दे हैव अकाउंट यूपीआई। अब देना पड़ता है उनको क्योंकि फ्रीक्वेंट पेमेंट ऑप्शन सबसे आसान है, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी इन्हीं के साथ होता है। तो लॉ क्या कहता है, अगर जो हमारे जो एल्डर्स हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में कि कैसे प्रोटेक्शंस ओटीपीज कैसे दिए जाते हैं, तो इसमें कुछ लॉ है इनको लेके? सर, लॉ थोड़े से कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तो वो बोलती है कि आपने अगर दे दिया और तुरंत इन्फॉर्म कर दिया है तो बैंक की लाइबिलिटी है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी है कि बैंक बोलता है कि भाई मैंने आपको अवेयरनेस के एसएमएस भेजे, आपको बताया कि ओटीपी नहीं शेयर करना, और आपने शेयर कर दिया, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो थोड़े से कन्फ्यूजन में चलते हैं। हालांकि भाई कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। तो भाई वैसे तो आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है, सीधी सी बात है। गलत जगह होगा, आपकी मिस्टेक है। पर कभी कभी थोड़ा सा ये देखते हुए गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है कि भाई कोर्ट रिलीफ दे देती है, बट एक्चुअली में आपको ओटीपी देना नहीं है। लाइबिलिटी तो हमारी ही है कि हम ओटीपी ना दें, इतनी अवेयरनेस हमें हो। पेरेंट्स के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज विषय है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में तो सोशल मीडिया पे बैन ही लगा दिया बच्चों के लिए। राइट। ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से बच्चों को यूज़ कर लेते हैं। और रही बात बड़ों की, तो जो फ़ोन पे ओटीपी आता है उसको उसको आप इंटरनेट से अलग रखिए। एक एक्स्ट्रा फ़ोन लेके देने में कोई बुराई नहीं है। भाई जब आपका जितना आपका बजट उतना ही आएगा मेंटेन करने में, जितना आपका बैंक के आने जाने का पेट्रोल का खर्चा हो जाता है, सही इससे बात ज़्यादा है। नहीं है। सही तो बात आप है। इतना कंजूस मत बनिए। आप इतने पैसे अभी बचा लेंगे, बाद में उसको लंबा नुकसान हो जाएगा। तो ओटीपी के लिए एक अलग फ़ोन रख लीजिए। ये आप जो है मतलब एक सजा इट्स अ दूंगा गुड आइडिया, मतलब कि एक आप हाँ, नॉर्मल कीपैड फोन रख सकते हैं। उसमें मतलब वो ना हो। अगर आपका द मोस्ट नॉर्मल फ़ोन है सिक्योर तो उस पर फोन इन द वर्ल्ड। इंटरनेट ना हो उस पर, क्योंकि इंटरनेट ना हो। जो बेसिकली हाँ, नोकिया के वो छोटे वाले फोन आते हैं कीपैड या वो वाले, वाले फ़ोन हो। वो मोस्ट सिक्योर फोन इन द वर्ल्ड। यस, या उसको आप खुद नहीं हैक कर सकते, उसमें ज्यादा काम कर सकते। ये तो एग्जैक्टली। बेस्ट है। मतलब अभी मैं एक्चुअली एक एग्जांपल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आई वाज सिटिंग विद माय मदर इन द इवनिंग, एंड सडनली उनके फ़ोन में आरती चलनी शुरू हो गई। तो आई आस्क कि ये क्या हो गया, कह रही नहीं नहीं ये मैंने बड़ा सही सेट कर दिया है। मैंने कहा ये क्या किया आपने, इसको अपना फ़ोन एक्सेस दे दिया। अब उनको ना मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन को ऑपरेट करने दे रहे हो, कि वो इतना कुछ कर पा रहा है कि टाइमिंग भी सेट कर रहा है, और इतना आपको आपका आपके फ़ोन के डिवाइस के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उसको यूज़ कर पा रहा है सॉफ्टवेयर वाइज। तो उनको नहीं समझ में आया मैं क्या किया। बस मैंने उनको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाया, आपके ये बंदे इन केस मे बी ये जेन्युइन हो, बट अगर ये फ्रॉड हुए तो ये दे कैन एक्सेस एवरीथिंग, वो आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं, आपको फ्रॉड कर सकते हैं। तो यार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे कोई लॉ है नहीं है कि जो एप्लीकेशंस हैं जो ये एक्सेस, क्योंकि मैं शायद iOS यूज़ करता हूँ तो वो क्लियरली पहले पूछता है कि आप इसको एक्सेस देना चाहते हो नहीं। स्टिल आई थिंक iOS भी इतना सिक्योर नहीं है, कहीं ना कहीं उसके पास भी ऐसे वल्नरेबिलिटी जैसी चीज़ के इश्यूज आ सकते हैं। बट लेकिन एंड्रॉयड जैसे फ़ोन्स और ऐसी जगह जहाँ पे आप इजीली एक्सेस है, तो गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है इसके ऊपर, ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर? देखिए, गवर्नमेंट का क्या स्टेक बोल सकते हैं। देखिए, इसमें ड्यू डिलिजेंस में होता है कि अब जैसे गूगल प्ले भी कोशिश ये करती है, अगर मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन एंड्रॉयड की गूगल प्ले पे आपने डाली है, तो अगर वो गलत है तो वो वहाँ से हट जाएगी। तो रीजनेबली वो लोग चेक करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं, कौन अपलोड कर रहा है क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब ये ज़्यादातर एप्लीकेशन जो ये इंस्टॉल करवाई जाती हैं, ये क्या होता है कि व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू या कहीं से डॉट एपी के फाइल भेज के करवाते हैं वो लोग। एग्जैक्टली।
वो वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से नहीं आ रही है। हाँ। हालांकि एक बहुत स्लाइट चांसेस है कि कुछ समय के लिए गूगल प्ले पे भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए, लेकिन वो हट जाएगी, वो वहाँ पे नहीं रहेगी। जो कुछ टीआरए की जो हमारी है गाइडलाइंस है, या जो ड्यू डिलिजेंस के जो लॉज हैं, वो इनको फोर्स करते हैं। हाँ, सीसीपीआर गाइडलाइंस हैं, तो ये फोर्स करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, बट वो गाइडलाइंस है, ठीक है। और रीजनेबली वो लोग अपना प्रोटेक्शन देते हैं। बाकी अगर कोई एपीके इंस्टॉल कर लेता है या ऐसा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर कुछ सकता नहीं कर उसमें। सकता। ज़्यादातर ये सोशल मीडिया पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो ऐसे जो बंदे हैं जो अवेयर नहीं है, वो वहाँ से ये फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं और एक्सेस दे देते हैं। वैसे गवर्नमेंट का क्या स्टेक है अभी आजकल, क्योंकि आपने एक बात बोली, साइबर सिक्योरिटी एक तरीके की, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पहले सुनते थे कि चंबल में डाकू होते थे, वो ट्रेन लूट लेते थे, बस लूट लेते, तो आई थिंक दिस इज़ हैपनिंग ओपनली। अब तो हर जगह ही हो रहा है, आप साइबर सिक्योरिटी के थ्रू फ्रॉड कर रहे हो, नॉट एग्जैक्टली साइबर अटैक्स हो रहे हैं, द करेक्ट वर्ड इज साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उसके थ्रू इतना कुछ सीन हो रहा है, कंपनीज को कंपनीज का सारा डेटा सीज कर दिया जाता है, उनसे रैंसमवेयर मांगा जाता है, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, ओपनली पैसे मांगे जाते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और कोई भी ऐसी कोई फोर्स नहीं है, मतलब वो किसी कंपनी पे कंट्री पे कोई अटैक कर देता है, आर्मी है, इंटरनली कुछ होता है तो पुलिस है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ साइबर अटैक्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी मेरे नोन में किसी कंपनी में इतना बड़ा अटैक हुआ, सारे सर्वर उनके, उन्होंने पूरे ब्लॉक कर दिए एक्सेस। सिंपल था, तुम इतने मिलियन ट्रांसफर कर दो डॉलर, तो हम रिलीज कर देंगे, नहीं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है रीसेट करने का, और कोई तो ऑप्शन बचता ही नहीं, डेटा फिनिश जीरो। तो हमारी गवर्नमेंट का कोई स्टेक है क्या इस बात पे? देखिए, गवर्नमेंट अपने तरीके से काम तो कर रही हैं, और इसमें चैलेंजेस बहुत दूसरे हैं। हमारे अपना क्या कहा जाए, हर जगह पे जो चैलेंजेस है ना, वो इंटरनली ब्यूरोक्रेसी को ही लेकर के है। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर जगह दिक्कत करती है। तो अब एक फॉर एग्जांपल, और खाली गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, हमारे कॉमन सिटीजन्स को भी ले लीजिए, हर चीज़ आप गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल, कितनों को पता है कि जब आप नॉर्मल एफआईआर कराने जाते हैं पुलिस में, और पुलिस अगर दर्ज नहीं करती, तो आप कोर्ट से जाके आपको करानी पड़ती है, 156 दिन बोलते हैं। जी। कितनों को पता है और कितने गए हैं? बस हमारी पुलिस ऐसी है, सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगे। आप उनसे ये बात करवा लीजिए कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ए अच्छी है कि बी अच्छी है कि सी अच्छी है, लेकिन उनको कोर्ट के प्रोसीजर्स, बेसिक लॉज उन्हें खुद नहीं पता और खुद पालन भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा चिल्लाने में भी वही आगे रहते हैं। तो ये हमारी भी इशू है, दूसरों को ही नहीं बोल सकते। तो जो गवर्नमेंट में भी हम ही से लोग गए हैं, ऊपर गए हैं। राइट। तो थोड़ा सा ग्रीडनेस से हट के, थोड़ा सा इधर उधर से हट के हमें भी फोकस होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो फैसिलिटी मिली थी हमें इंटरनेट बैंकिंग की, घर बैठे हम किसी को पैसा दे सकते हैं, बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़े, वो भी तो हमें देखना चाहिए ना कि वो फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हमने जब ध्यान नहीं लगाया तो फिर उसका नुकसान भी होगा। मतलब एक मैं बोलूँ तो मैं भी उन्हीं में से ही, मुझे नहीं पता था कि एफआईआर कोर्ट से भी हो सकते हैं, until unless अभी लास्ट एक फ्रॉड हुआ। एक मेरा ट्रेनर था और वो कुछ डेटा लीक कर रहा था मेरे से इंस्टीट्यूट से ना, स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने, जब मुझे पता चला, इमीडिएटली मैंने एफआईआर कराने की कोशिश करी, बट पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, तो मुझे पता चला कि यार दिस इज़ द अदर ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि परमवीर जी, मैं शायद अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास लॉयर है, तो मैंने इमीडिएटली बोला, उन्होंने कहा ठीक है हम तो एफआईआर करा देंगे। बट लेकिन अगर एज अ लेमैन सोचूं तो हर किसी को ये बात भी तो नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है, ये सर ये कोई बहुत बताने वाला भी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, नहीं बताने वाली बात नहीं सर, लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। रील्स में जाएंगे, कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट चल रहा है, आई एम रियली समटाइम्स ये दुख होता है। अभी एक कोई पुअर कपल है महाराष्ट्र का, तो उसमें ना किसी लोगों ने जो है रेड डाली पुलिस के साथ मिलकर गलत तरीके से। वो रिसर्च कर रहे थे, जेएनयू के स्टूडेंट्स थे, दे वर नॉट लॉ स्टूडेंट्स। तो वो बंदे जो है रेड डाली, तो उनका जो है डेटा चला गया, वो कंप्यूटर ख़राब हो गया, उनकी काफ़ी मेहनत ख़राब हो गई। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुल 25,000 ऑफर किए, ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक मेरे ध्यान है 125 करोड़ रुपए का फ़ाइन किया है, और कोर्ट की इन्होंने लॉयर नहीं किया, वन पार्टी इन पर्सन बन के गए। अच्छा। आप कोई भी अपना केस बिना लॉयर की हेल्प से खुद से जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ सकते हैं, उसको पार्टी इन पर्सन बोला जाता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है ये चीज़, और जाके ये चीज़ वो कर सकते हैं। जब नहीं जाहिर पता। सी बात है, जब आप लॉयर के पास जाओगे तो आपको लूटेंगे, जब आपको पता ही नहीं होगी चीज़ तो ये एक तो दिक्कत ऐसा कोई है। सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू हमें ये बातें पता चल जाएं? देखिए सर, ये हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है। जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, सही तो हमें बात है। रास्ते मिलते हैं। इंडीड। जब प्रॉब्लम आई हैं तो हमें मिलेंगे रास्ते। ये तो आपने वो एग्जांपल दे दिया, जब कोई आता है ना कि सर प्लेसमेंट दिला दोगे, मैंने प्रॉब्लम आती है तो होगी, आप ही खुद ले लोगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फैक्ट है। और थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब आप आज के टाइम में अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई यंगर सिबलिंग है और अभी ग्रेजुएट हुए, एक 3 एग्जांपल लेते हैं कि मेरे कोई 3 क्लोज है, मैं आपके सामने आपको मिलवाता हूँ। एक बंदा है जो रिसेंटली पास आउट है,
तो पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर एक बंदा लेंगे जो भी थोड़ा गैप हो गया है और उसको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सब उसको कह रहे हैं चलो कुछ नहीं तो साइबर सिक्योरिटी ट्राई करो। और फिर एक थर्ड पर्सन लेंगे कि जो बंदा ऑलरेडी काम वाम कर रहा है, इंफ्रा का एग्जांपल ले लेते हैं कि इंफ्रा का है। तो इन तीनों के आप मेरे को बताओ क्या रिकमेंड करोगे आप इनको अगर दे वांट टू बिल्ड अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी? देखिए, साइबर सिक्योरिटी के कई लेवल हैं। अगर आप बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, तो आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। राइट। मैं आपको बताऊं, कंपनी ऐसी हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक थी व्यूपेन, जिसका नाम हो गया बदल के हो गया है ज़ीरो डीएम। वो एक्सप्लॉइट्स लिखते हैं। गवर्नमेंट्स उनसे कई सौ करोड़ के रूप में एक एक्सप्लॉइट खरीदती है हैकिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल था पीगासस थी। यस। ठीक है। ऐसे तो आपका क्या, अगर वो लेवल उस लेवल का है तो जाहिर सी बात है फिर नीचे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ मनी तो सोचना भी नहीं, इतना पैसा है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। अब वो लेकिन तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि अगर आपके पास बजट है तो पहले तो आप ना अपने बेसिक्स अच्छे कीजिए, अच्छी जगह से इंजीनियरिंग कीजिए। ठीक है। आप आईआईटीज़ की ट्राई कीजिए, मास्टरसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की ट्राई कीजिए। अगर आपका बजट नहीं है, आपको सबसे पहले तो सब सीधी सी बात है, आप नॉलेज भी उतनी गेन कर पाएंगे जितना आपका बजट और सर्कमस्टांसेस हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। मान लेते हैं कि देखो क्लियर है, मैं फ्रैंकली बोलूं जो हमारी ऑडियंस है, जो बंदे हैं सब तो आईआईटी या मैसाचुसेट्स तो नहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा वो बजट नहीं है। अब आ एग्जैक्टली गई बात, तो अब आ गया कि भाई हमने क्या हुआ है कि कॉलेजेस जो है इंडिया में तीन तरह से हो गए हैं। टीयर वन कॉलेजेस आईआईटीज, टीयर टू कॉलेजेस एनआईटीज, रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर टीयर थ्री बीटेक्स। जी। अब आप सोचो कि हम टीयर थ्री बीटेक कर लें, तो जो टीयर थ्री कॉलेज से बीटेक करोगे तो वहाँ पे फीसेज हाई हैं, डोनेशन वोनेशन लगती हैं, वो दुनिया भर का पैसा लगता है। उसके बाद प्लेसमेंट मिलेगी नहीं, क्योंकि जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री के लायक नहीं है। और वहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब पे आप मत सोचिए। ठीक है। और वैसे भी बहुत कम है, इतना रिस्क लेने का सेंस नहीं है। सही है। तो आप अगर वो बीटेक करने जा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप नॉर्मल बीएससी कंप्यूटर साइंस इग्नू से कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए, तो आपके पैसे बच गए। ये पैसा आप लगा दीजिए अपना साइबर सिक्योरिटी की हैंड्स ऑन स्टडी करने में, और छोटी जॉब पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब आपको एंट्री मिल जाए, एक बार सबसे दिक्कत होती है एंट्री मिलने में, एंट्री मिल जाने के बाद फिर आपका थोड़ा रास्ता खुलता चला जाएगा। तो जो 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 हमारा मीडियम क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए बढ़िया तरीका ये है कि आप ना वो सर्टिफिकेशन पे फोकस कीजिए जो आपको क्या कहते हैं प्लेसमेंट दिला सके। इसमें मेन चीज़ है प्लेसमेंट। अगर आप जो है जो बिजनेस ओनर हैं, जो एक्सपीरियंस बिजनेस होल्डर है, जिनके पास विजन है, उनकी गुड बुक्स में आप उनके उसमें आ गए, उनके पेरोल्स पे आ गए, तो आपका करियर खुद ही ग्रो करेगा, आपको वहाँ से नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाली, आपको रिलेवेंट नॉलेज नहीं मिली, रिलेवेंट आपको वो बंदे नहीं मिले, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, तो फिर करियर मिलने में आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो वो आपको चाहिए विजन। और जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि बीटेक आपको खाली काम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको जाना है डेटा साइंस में जाना है तो आपके हडूप के कोर्सेज है, सर्टिफाइड हडूप के कोर्सेज हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना, आपका बजट है, तो मैं कहता हूँ 15 लाख 20 लाख का आपका जो है बीटेक करने से अच्छा 12th के बाद आप साइंस का कोई बढ़िया कोर्स कर लीजिए, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो सीएसएसपी में आ जाइए। अभी तो सीसी तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। अगर आपका 12th और ग्रेजुएशन सिंपल है तो आप नॉर्मल सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी आईएससी स्क्वायर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, कर लीजिए। आपको रिकग्निशन मिल जाएगी कि बॉस उसको नॉलेज है। तो आपको लगता है कि इसमें 12th लेवल पे ये सर्टिफिकेशन करने से बेनिफिट है? देखिए, अगर आपका माइंड सेट, देखिए कुछ ना कुछ अगर आपको एंट्री मिल जाए, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए बजट बहुत ही कम है, आपके घर की हालत बहुत ख़राब है, आप ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका हालत बहुत ख़राब है, तो आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। अगर आप मतलब बजट को देख करके, और अगर आपका बजट अच्छा है तो थोड़ा सा पहले आप थोड़ा टेक्निकल हो लीजिए। वैसे तो मैं जो कहूँगा जो थोड़ा सा अच्छा स्कोप है वो ये है कि पहले आप ना नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, नेटवर्किंग टास्क, थोड़ा एग्जैक्टली। उसमें जाइए, अगर आपको वाकई में लॉन्ग टर्म करियर बनाना है। क्योंकि एक दिक्कत ये भी हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे सीसा सीआईएसएसपी कर लेते हैं, लेकिन ना उनको बेसिक्स नहीं पता होते, राइट। उनको आगे जाके बहुत चैलेंज आते हैं। एग्जैक्टली इंडीड वो मतलब। वो हाँ, क्योंकि वो रिलेवेंट बात नहीं करते, वो उनका उनका करियर स्टेक पे लग जाता है। खाली सर्टिफिकेशन भी काम नहीं आएगा। अगर आप पहुंच भी गए तो आपको फिर से जाके बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटर रहेगा कि आप पहले थोड़ा सा नेटवर्किंग में जॉब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट में, आईटी सपोर्ट में जॉब कर लीजिए, थोड़ा आप हैंड्स ऑन हो लीजिए टूल्स वगैरह के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये आप ग्रेजुएशन के बाद, मतलब ग्रेजुएशन तो बात किया, तो बीसीए करते करते भी कर सकते हैं। अगर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ बजट जितना है आप ये देखिए, उस हिसाब से आगे बढ़ने की आप कोशिश प्रिपेयर करना। कीजिए। अंदर आपने इतना काम किया, कैसे लेवल्स देखे हैं आपने साइबर सिक्योरिटी के? आपने बंदे भी देखे होंगे कि बहुत कम पैकेजेस में है, बहुत अच्छे पैकेज में, तो डिफरेंस बता पाओगे क्या रहता है कि क्यों सेम डोमेन के अंदर कोई साइबर के अंदर है और अच्छा पैकेज ले रहा है, सेम डोमेन के अंदर कोई कम पैकेज ले रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
और हम उन फैक्टर से बात करेंगे जो हमारे हाथ में है। तो एक तो आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल में मुझे भी दिक्कत हुई थोड़ी सी, सही बताऊं तो वो स्पोकन इंग्लिश में। आपका जो साइबर सिक्योरिटी का जो आपका ऑडियंस है ना, वो बेसिकली आज की तारीख में हायर मैनेजमेंट है। ठीक है, अच्छी कंपनी में जाइए तो वो हार्वर्ड वाला वो जो होता है ना बिजनेस रिव्यू, वो वहाँ से लैंग्वेज उठाएगा, तो वो टर्मिनोलॉजी वहीं अलग ही चलेगी। तो आप अगर इंग्लिश पे भी नहीं बात कर पा रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको साइड में कर देगा। मैंने एक से एक अच्छे हैकर देखे हैं हमारे राइट। गाजियाबाद के, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब काम करते हैं, बट वो बेचारे हिंदी बोलते हैं तो उनको रिकग्निशन मिलने में बहुत टाइम लग गया। मिली, ऐसा अच्छा। नहीं कि नहीं मिली, बट बहुत टाइम लग गया, उन्हें बहुत पहले मिल सकती थी। तो एक तो स्पोकन इंग्लिश है जिससे कि आप उसमें आ पाओ, आपका कम्युनिकेशन मीडियम है। दूसरा टेक्निकल नॉलेज है। तीसरा आपका एटीट्यूड भी है, मतलब हमारा साइकोलॉजिकल सबसे बिहेव करना। तो अगर मान लीजिए हम बहुत सेल्फिश हैं तो हमें भी कोई हेल्प नहीं करेगा। हम राइट। दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो कहीं वैकेंसी निकली है वो हमें बताएगा। फिर डोमेन बहुत बड़ा है, आपको राइट। सब नॉलेज नहीं हो सकती, तो आपको कहीं किसी की हेल्प करोगे, कोई आपको हेल्प करेगा, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा फिट होने लायक बन पाओगे। तो एग्जैक्टली। आपको ग्रोथ मिलेगी। तो खाली एक टेक्निकल नॉलेज या सर्टिफिकेशन नहीं हेल्प करेगा, आपका अपना ओवरऑल एटीट्यूड और जो आपकी साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी है वो भी आपको हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में। और ये खाली होता है ना, उसको उसमें इतने मिल गए और हमको इतने नहीं मिले, तो ये वाले फैक्टर्स भी इसमें मायने रखते हैं। तो अगर मैं सिर्फ कम्युनिकेशन वाला पार्ट लूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरी जॉब लग जाएगी? आसान हो जाती, कंपैरेटिवली काफ़ी आसान। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एक बंदा जो है गाड़ी चलाता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन अगर वही बंदा इंग्लिश बोलता है और ड्राइविंग करता है उसको शॉफर बोलते हैं, तो अगर सैलरी आ वो जाती है। एक वो बड़ी गाड़ी चला रहा है, वो लेमोजिन चला रहा है, तो उसे ठीक, क्योंकि शॉफर वो कह के क्योंकि बुलाएंगे? वो वर्ल्ड वाइड सबसे कम्युनिकेट कर सकता है, चलाता हो गाड़ी ही है। एग्जैक्टली। सिंपली हर जगह वही है कि आप अपना अगर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स भी आपको दुबई जाके आपको मिडिल ईस्ट में जाके बेचनी है, आपको यूरोप पे जाके बेचनी है, आपको यूएस जाके बेचनी है, आपको जापान जाके बेचनी है, तो इंग्लिश थोड़ा सा ये है कि वो हर जगह चल जाती है। जो दूसरा वाला भी है वो भी इंग्लिश में बात करता है बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सैलिटी, तो वो बेनिफिट मिल जाता है तो थोड़ा। अगर मैं ये साइबर सिक्योरिटी में चला जाऊँ अब, करियर स्विच कर लूँ, तो क्या सही आइडिया रहेगा? नहीं, अगर आप, एक और बात है, आपका पैशन है क्या उधर, आपको वाकई में उधर आपका माइंड चलता है, हम्म। तो अब डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आपका जो एक होता है ना नेचुरल एप्टीट्यूड, अगर वो नहीं है तो दिक्कत होगी। अब साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका डॉक्यूमेंटेशन का भी काम है, उसमें कंप्लायंस की भी चीज़ें हैं, उसमें लीगल वाला काम भी है, उसमें टेक्निकल वाला काम भी है, ओईएम्स के भी हैं। तो आपका एप्टीट्यूड किस में है, अगर आप सही एप्टीट्यूड के साथ सही फील्ड में चले गए तो डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। अगर वो गलत जगह गए तो फिर वो सिंपल सी बात है, आपका वो मैच नहीं करेगा, थोड़ा दिक्कत होगी। तो वैसे आप क्या सजेस्ट करते हो, बिजनेस करता रहूँ कि मैं चला जाऊँ साइबर सिक्योरिटी में? जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी का ही बिजनेस कीजिए ना, इसमें क्या है। पहली राइट। बात तो आपके पास तो कनेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मैं जब आपसे बात ही कर रहा था तो मैं चाहता था कि अब आपको जब आइडिया है ही है तो धीरे से अपनी कोशिश कीजिए कंपनी को सर्टेन एम्पैनल कराने की। आप लोग वीएपीटी का भी आपको आइडिया है ही है, जी। तो अपना साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स लीजिए। जी। तो वाई नॉट, मुझे तो उसमें आप में तभी मैंने आपको उसी समय बोला, और मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि आप आइए, मतलब जो गाइडेंस मुझसे बन पड़ेगी मैं जरूर दूंगा अब आप आपको। मिल गए हो तो अब तो हम बिल्कुल कर पाएंगे मिलके। आप हम जैसे चाहते हैं आप कनेक्शन ही करें। बिल्ड करते हैं। नेटवर्किंग में नेटवर्क बनाते हैं हम। और क्या है भाई, एक ह्यूमन नेटवर्किंग भी तो चीज़ है। एग्जैक्टली उसी की है। तो वैसे आप अब जो जनरेशन है, अभी जो बंदे आ रहे हैं, इनको क्या सजेस्ट करोगे? जो बंदा, मैं जैसे अभी मैं एग्जांपल देते रहता हूँ कि यार ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेरा मेन पर्सपेक्टिव है कि वो बड़े बड़े सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव कोर्स करा रहे हैं बंदों को साइबर सिक्योरिटी के। और जितना मैं समझता हूँ साइबर सिक्योरिटी को, अगर कोई भी रैंडम बंदा वो सारी ट्रेनिंग्स इतना पैसा लगाने के बाद जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि लेट्स एक ऑडिटरी जॉब के लिए तो किसी सीसा करा दिया या फिर इंफॉर्मेशन में कुछ करा दिया, सीएसएसपी करा दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं उस एग्जाम्पल बीइंग एन एम्प्लॉयर मैं उस बंदे को हायर कर लूँगा। मुझे उस बंदे को ये नहीं पता कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसी होती है, विंडोज़ क्या है, लिनक्स एग्जैक्टली। क्या है, इसका आइडिया नहीं है उसको। और वो बंदा आके मेरा नेटवर्क पे या डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, आई एम नॉट सेटिस्फाई, मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं हूँ, तो कैसे कंपनी हायर करेगी? तो आपका क्या स्टेक है इस बात पे? बिल्कुल, वही मैंने कहा ना आपसे कि अगर वो आए पहले तो थोड़ा सा जैसे सपोर्ट का जॉब करके आए, या थोड़ा सा ये ना जैसे राउटर्स पे हैंड्स ऑन है, थोड़ा राउटर्स पे काम किया, नेटवर्किंग पे काम किया, थोड़ा फायरवॉल उसने ऑपरेट किया हुआ हो, तो इन सब चीज़ों पे जब वो काम करेगा तो उसके बेसिस क्लियर होंगे। और डेफिनेटली सर्टिफिकेशंस पास करना अलग बात है, तो सीएसएसपी भी ये बोलता है कि जब आप वो पास करेंगे तो आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज यू आर ओनली एसोसिएट ऑफ सीएसएसपी, यू आर नॉट प्योर प्योर सीएसएसपी। सीएसएसपी। वो भी नहीं, उसका भी सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। डेफिनेटली पहले आपको एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा वो। तो मतलब ये कितना, मैं इसमें एक पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए कि इफ समवन ऑलरेडी वर्कड लाइक विद मल्टीपल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, किसी ने ISO 27001 किया है, हिपा किया है, PCI, DSS,
तो आप इसमें से कौन सा इफेक्टिव मानते हो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? देखिए, हिप्पा तो खैर एकदम अलग कर सकते हैं क्योंकि वो यूएसए का एक पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड है जिसका यहाँ से कोई वो नहीं है। पीसीआई डीएसएस मेनली क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसका सर्टिफिकेट जिसको कराना है वही जाएगा। आईएसओ 27001 यूनिवर्सल है, वो आपका वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस करता है, तो वो तो सबको करना ही करना है। आज की तारीख में ना आपको किसी भी कंपनी की आपको जो है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लिखनी ही लिखनी है। तो जब लिखेंगे आप तो वहाँ शुरुआत वहीं से हो जाएगी आईएसओ 27001 से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, शुरू में जब मेरा महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में जब जॉब लगा तो मैं टेक्निकल में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। एक टूल था विजिटर मैनेजमेंट का, तो मैं ना इसको सोचता था खाली डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है, खाली लिखना ही तो होता है, कॉपी पेस्ट ऐसे कर दो, जो है ये लिख दिया उसके बारे में कि भाई ये से एक पॉलिसी होगी, इसकी ये पॉलिसी होगी। बट हर पॉलिसी की एक रिलेवेंसी है। अब जब 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो समझ में आया, उस समय नहीं समझ में आ रहा था कि जो छोटी सी चीज़ है ना कागज़ लिखने वाला, इसकी असल वैल्यू क्या है। तो जो जो उसको उसमें इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो ISO 27000 LA से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा भी काम करने के बाद मुश्किल से 10-15 दिन का कोर्स है आपका, मेहनत कीजिए और आपका वो पास हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में लग जाइए। स्टार्टिंग में आप लीड इम्प्लीमेंटेशन से शुरू कीजिए। ओके। जब आप इम्प्लीमेंटेशन का काम सीख लेंगे उसके बाद आप ऑडिट साइड जाइए, तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ये कैसे है पेन टेस्टिंग फोरेंसिक की जो बच्चे आजकल जा रहे हैं, ये कैसा है डोमेन? बेसिक चीज़ है बहुत ही, ये यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे आप 1 आध साल की नेटवर्किंग का जब एक्सपीरियंस हो जाए, बेसिक एक्सपीरियंस हो जाए, तो वो VAPT अब बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि कुछ नहीं, वो खुद ही जानता होगा नेटवर्किंग करने वाला है। कई जगह उसने वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड छोड़ दिए हैं, भूल जाता है आदमी करके, अब वो VAPT से निकल आती है वो चीज़ें। तो अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तो वहाँ से वो करियर उसका शुरुआत हो जाता है। आजकल तो ये हर साल में मतलब मैंडेटरी सा हो गया कि कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको करवाइए। तो हर चीज़ की VAPT होने लगी है, एप्लीकेशंस की VAPT हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ से शुरुआत करनी ही चाहिए। अच्छा, एक जो मार्केट में बड़ा, मैं एक आपसे गाइड लेना चाह रहा हूँ एज अ मेंटोर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बंदों को, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट में एक सिस्टम चला रहा है कि कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहा है, तो उसको क्या करते हैं, बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरेटिकली पढ़ा दिया, लैब वैब करा दी, थोड़ा बहुत समझा दिया, थोड़ा सा उसको वर्चुअलाइजेशन या विंडोज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिया। ये इना गो चल रहा है, इना गो सीधा महीने 2 महीने लगा के चलो जी CCN ने थोड़ा पढ़ा दिया, इधर थोड़ा सा MCS से थोड़ा सा उसको आइडिया दे दिया सर्वर का, और वर्चुअलाइजेशन थोड़ा समझा के उसको क्या करा, स्प्लंक, क्यूराडार, कुछ 1-2 टूल सिखा दिए और आइडिया दे दिया सॉक का कैसे काम करता है, और थोड़ा सा फायरवॉल भी पढ़ा दिया। मतलब आप समझ रहे हो, इट्स लाइक कि आप इमीडिएट कुछ कुक कर रहे हो, थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाल के बंदा तैयार कर दिया। एक तो ये है कि और उस बंदे को कोशिश करते हैं सॉक प्रोफाइल में कहीं फिट करने की। तो पहले इसमें बताओ कि ये कितना फंडामेंटली करेक्ट है या पॉलिटिकली करेक्ट है कि किसी बंदे को बुलाया और विद नो बैकग्राउंड उसको ये सब कुछ करा के और हमने उसे फिट कर दिया। दूसरा, एक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई बंदा आता है, जब मेरे पास आता है, मैं एक एडवर्टीजमेंट रिलीज़ करता हूँ कि यार, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी विद द पैकेज ऑफ 30 to 40 लाख, तो वी कैन डू इट। बंदा खुश हो जाता है, बंदा आता है, तो बैठते ही टेबल पे हम उसको समझाते हैं, बॉस इससे ज़्यादा पैकेज में जाना है, कितने में जाना है? वो कह रहा है इतना ही मिल जाए बहुत है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा मिलेगा, तू बस मेरी बात सुन ले, मेरे से पहले तू नेटवर्क पढ़ ले। नेटवर्किंग अगर तेरे को पहले से एक्सपोजर है तो इंफ्रा का बंदा है तो गुड टू गो है, नहीं है तो मेरे से पहले नेटवर्क पढ़ ले, नेटवर्क में तेरी जॉब लगवाता हूँ, साल भर काम कर ले एटलीस्ट। इसके बाद तेरी फायरवॉल, इस साल के अंदर तुझे फायरवॉल पढ़ा दूंगा, ठीक है? 1-2 फायरवॉल चेक पॉइंट, पहले कुछ भी तैयारी करा दी, साइबर सिक्योरिटी लग जा, 1-2 साल उसमें काम कर ले। उसके बाद तू अपना आगे फर्दर कुछ भी, अगर तू SSC पे निकाल या कुछ भी निकालना चाहता है इन्फॉर्मेशन में या डिफेंस, या जो हमारे ऑफेंसिव के दोनों के ऑप्शन है, जो जिसमें भी जाना चाहता है, ऑल्दो फायरवॉल्स पे काम करे तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव का पार्ट बन ही गया है, ऑफेंसिव भी थोड़ा सा एक्सपोजर ले लेगा, तो आई थिंक इन्फो का ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगा। मेरा ये पर्सपेक्टिव है किसी बंदे को साइबर में डालने का। तो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझा पाओगे आप, जो मैंने दोनों फॉर्मेट बताए आपको, पहला सॉक वाला और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया? देखिए, शॉक पे असल में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडिया में, खास करके कॉस्टिंग का। तो डेफिनेटली अगर तो आपको अच्छा शौक चलाना है तो जो आपने सेकंड ऑप्शन बताया वहाँ से अगर बंदा आता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बट अगर वो उतना टाइम दे के आएगा तो फिर वो कॉस्ट भी अच्छा मांगेगा। कॉस्ट मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार कंप्लायंस पूरा करने के लिए या दिखाने के लिए शौक लगा दिया जाता है। राइट। तो उस जब शुरुआत करनी है, बजट की दिक्कत है, तो ये पहला वाला मेथड ठीक है, भाई थोड़ा सा पढ़ा है लेके आया, क्योंकि वो बेसिक मॉनिटरिंग भी शुरू कर ही देगा। और इसमें भी गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब बजट कम होता है तो हम उस हिसाब से टेलर मेड करते हैं चीज़ों को।
तो कई ज़्यादा होता क्या है, जो अच्छे टूल्स हैं उसमें यूज़ केसेस वगैरह ऑलरेडी बने हुए होते हैं ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के, या कुछ जब नया टैग भी आता है तो जल्दी से वो लोग यूज़ केस बना के उसको अपग्रेड कर देते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर तो आपको एडवांस सॉक में जाना है, अच्छे उसमें खाली कंप्लायंस के लिए नहीं, रियली में प्रोटेक्शन देना है, अच्छा ऐसी कंपनियां हैं जो रियल में सिक्योरिटी चाहती हैं, तो फिर उस आपकी वो अच्छा पे भी करती हैं। देखिए वही बात है, एक सॉक एनालिस्ट को 4 लाख रुपए का भी साल का पैकेज है, और एक सॉक एनालिस्ट को मैंने एक कंपनी देखी थी जो 30 lakhs का पैकेज दे रही थी इंडिया अच्छा। में। हाँ, उसका 12 खंबा रोड पे ऑफिस था। तो वो मेट्रो ट्रेन के डब्बे बनाती है। अच्छा। तो मैंने ये वो भी एनालिस्ट है। बट डेफिनेटली वो फ़र्क है भाई ना, आईआईटी वाला भी बीटेक है और नॉर्मल टीयर 3 वाले एग्जैक्टली कॉलेज भी बीटेक है, पर दोनों की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। क्या उसका वो सेम चीज़ है इसमें भी। तो जो मैं क्लेम कर रहा हूँ मतलब वो जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ उससे मैं अचीव कर सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग। भाई, वो कोई बंदा जो है वो पैसे तो आपको स्किल के देगा, जी। तो फिर वो स्किल के लिए फिर आपको उतना टाइम और उतना डेडिकेशन देना पड़ेगा, जी। और वो पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको पैसे मिलते हैं। मैंने अभी मैंने देखा है शौक में बच्चे जाके अटक जाते हैं फर्दर, क्योंकि वो जो मैंने बताया टेम्परेरी कुछ पढ़ लेते हैं। आप बताया ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी इंप्लीमेंटेड रहती है, थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग होती है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, कर लेते हैं बंदे वो। फिर मैं देख रहा हूँ वो ग्रो नहीं कर पा रहे। तो एक रीज़न तो मेरे को पता है, क्योंकि यार उनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहा, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं वो इन्फॉर्मेशन में कहाँ आगे, मतलब साइबर में कहाँ जाएंगे। ऐसे बंदों के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे दुख भी होता है। होता क्या है कि ये बड़ी एग्जॉस्टिव जॉब होती है, ऊपर से ना रोटेटिंग शिफ्ट। रोटेशनल शिफ्ट। तो आज दिन में सो रहे हैं, 15 दिन बाद जो है रात में सो गया, रात में सोने का हो गया। उनकी बॉडी ना अलाउ नहीं कर पाती रोटे उस हिसाब से, मतलब वो नहीं कर पाती एडजस्ट। उनकी सोचने की क्षमता, लर्निंग कर्व बहुत कम हो जाता है। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को बहुत कोशिश की सीआईसी में कराने की, सीसी कराने की, इक्का दुक्का ही लोग कर पाए, ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए। उसमें उनकी गलती नहीं है, कारण है कि वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि उनका टायर्ड। दिमाग ही चलना बंद हो जाता है। टाइमिंग बहुत टाइमिंग मेजर से इशू ना वो है। करती, इसीलिए वो उनका जो है वो होता है, वो शौक। और दूसरी बात, वो इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि वो उस डोमेन से हट के रिस्क नहीं लेना चाहते। अब बची कई बार क्या होता है, खर्चे ज़्यादा कर लिए, क्रेडिट कार्ड की जैसे काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर लिया, अब उसकी ईएमआईज़ भरनी है, अब वो जॉब छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। एग्जैक्टली। एक इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। जो थोड़ा सा समझदार होंगे, विशियस साइकिल से निकल जाएंगे, थोड़ा सोच पाएंगे कि हाँ मुझे ग्रो करना है, तब तो वो कर पाएंगे। आप बाहर से ना उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होता है। हम हाँ कोशिश कर सकते हैं हम लोग, और ये बात सही है कि वो खाली शौक में रहेगा तो शौक का ही बंदा बन के रह जाएगा। तो उसको थोड़ा सा दूसरे डोमेन में जाके समझना, उनका वो होना, तभी वो ग्रो भी कर पाएगा। तो देखो शौक से, शौक वाले बच्चे को सीएसएस भी कराएंगे, इट्स अ बिग डील। सीसा कराएंगे, बिग डील, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। लेकिन क्या मैं उन बंदों को बोल सकता हूँ कि यार आप लोग आ जाओ, मैं आपको दोबारा से रीस्टार्ट करवाता हूँ, आप यू स्टक, क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक टूल के बारे में ही पता है, उतना ही मॉनिटरिंग और उतना ही काम पता है। तो क्या मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप एक बार वापस आ जाओ मेरे पास एक बार ट्राई करके देखो, आपको मैं दोबारा से स्टार्ट कराता हूँ। नेटवर्क जैसे मैं आपको एक एंट्री दिलाता हूँ, फायरवॉल में काम कराता हूँ, नेटवर्क फायरवॉल्स पे काम कराता हूँ, जहाँ से आपको एक बेस तैयार हो जाएगा और आपके पास टाइम बचेगा अपने आप को तैयार करने के लिए। मतलब जो आप कर रहे हो ना, जो डेली काम कर रहे हो, अब आप शौक में हो तो वो विशियस साइकिल है, चलती रहेगी वही डे। लेकिन अगर आप मेरे से, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोफाइल में जॉब ले लेते हो, या किसी एक मतलब एक नॉक से शौक से बाहर आते हो और इम्प्लीमेंटेशन जैसी प्रोफाइल जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है काम करने का, और फिर उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन में या कहीं भी, तो जो वो ग्रोथ है वो बहुत, मतलब मैं उसे कहूँगा कि जे कर्व है एकदम। मुझे ऐसा समझ में आता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, और प्लस ये ब्रेक डाउन हो जाएगा जो आपका सर्कल बना हुआ है। तो वो कहाँ आप एग्री करते हो इस बात पे, कहाँ तक एग्री करते हो आप इस बात पे? देखिए फायर बेसिकली जो शौक में हमारे पास आते हैं, हमने जो एटलीस्ट लिए हैं, हमने तो 3-4 साल मिनिमम एक्सपीरियंस जिनको ऑलरेडी था उनको लिए अच्छा। हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई बंदा आता है जिसको वाकई में नॉलेज नहीं थी, बस खाली फॉरसेक शौक में घुस गया था, उसको फायरवॉल्स की नॉलेज नहीं थी, उसको राउटर्स की नॉलेज नहीं थी, बस वो देखता है अलर्ट हाई लो जो सिम बाय डिफ़ॉल्ट बना के दे देता है, उससे खाली कर रहा है काम, तो डेफिनेटली उसको आपके पास आके तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो बंदा है। क्योंकि होता है जब L1 के बाद जब L2 और L3 के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, तो बंदे पास नहीं कर पाते, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। टेक्निकली तो है। वो उन लोगों को आपसे बेनिफिट डेफिनेटली हो जाएगा। वो इजीली हो सकता है, हाँ। क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है, देखो जो शौक वाले वो मैक्स कितना अभी आप लोग के जो डोमेन है 4 5 6 यही पैकेज चल रहा है, एवरेज पैकेज चल रहा है उन सबका, इसी में ही काम कर रहे हैं।
और जो मैं तैयार करके दे रहा हूँ बंदे, मैं फायरवॉल से ही 18 लाख का पैकेज दिलवा रहा हूँ, 18-20 लाख। हाँ, वो क्योंकि आप फायरवॉल का स्पेशलिस्ट दे रहे हो ना। हाँ जी। अब आप ऐसे ले लीजिए जो PCI QSA होता है, वो पूरा कोर्स तो ऑलमोस्ट फायरवॉल पे ही है पूरा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो मेन ऑडिटिव फायरवॉल पे होता है, क्योंकि वो पेमेंट कार्ड जो जाता है ना, वो मेन उसका फोकस फायरवॉल पे है। तो वो फायरवॉल किस लेवल तक पे है, तो उसके पैकेजेस तो बहुत अच्छे जाते हैं। जो आप कह रहे हो पॉसिबल है डेफिनेटली, तो आपने उसको फायरवॉल का स्पेशलिस्ट बना दिया। अब अगर आपके पास, आपको इंडस्ट्री में जैसे आपके साथ बेनिफिट पता है, सबसे बड़ा यही है कि आप इंडस्ट्री में स्टैब्लिश्ड है, आपके पास एक बहुत बड़ा कनेक्ट बना हुआ है कि आप जिसको लाओगे उसको प्लेस करा सकते हो। वो काम इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं कर सकता आजकल, वो परेशान है प्लेसमेंट कराने के लिए। वो आपके पास एक USP है, जी। और आप उसी स्किल के लिए तैयार कराओगे, क्योंकि आप भी चाहोगे कि अगली बार हमको बंदे मिलें, तो आप उसको प्लेसमेंट का, तो डेफिनेटली वो उसके लिए भी विन विन है और आपके लिए भी विन विन है, और जहाँ वो जाएगा उसके लिए भी विन विन है। ये तो है। बाकी ओवरऑल जैसे हमने जो बात करी साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ डिस्कस करी, मेरा एक गोल है, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसमें आप हम कैसा कितना कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक साइबर सिक्योरिटी का ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएं कि वी जस्ट नॉट बिल्ड दी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, वी बिल्ड दी सॉल्यूशंस। कि यार अगर हमारी कंट्री ऐसी है कि मेरे को पता आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आपकी जो प्रोफाइल है, तो क्या हम उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि हम एक एंड सॉल्यूशन दे पाएँ कि भाई हमारी कंट्री के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो स्किलफुल है। सिर्फ ये नहीं है कि वी आर देयर आफ्टर दी जॉब, कैसे भी भाई जॉब लग जाए, अच्छा पैसा आना शुरू हो जाए, लेकिन एक वो जो इंटरेस्ट वाले आपने लाइन की थी, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा इंटरेस्ट आए बंदों के अंदर कि नहीं यार ये जगह है, इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा ना चोर पुलिस वाली बात है, तो इट्स लाइक बचपन में पुलिस बन के सब खेलना चाहते थे, तो आई थिंक रियल लाइफ में अब हम ऐसा कर सकते हैं। वी कैन बी पार्ट ऑफ समथिंग कि हाँ एक साइबर अटैक हो रहा है, वी कैन प्रोटेक्ट, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, हम उसमें सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या इसके अंदर? हाँ, जैसे आप जैसे वेब गोट होता है ना, एक वुलनेबल सिस्टम बनाया, उस पर दिखाया करके कि ऐसे हैकिंग होती है, ये चीज़ें हो जाती हैं, ये इस तरह से होता है। तो वॉर गेम्स का वीडियोस बना के बच्चों को दिखा के, जो अपना नई जनरेशन आ रही है, कि ऐसे होता है, ऐसे क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, उसके बाद हम ये कर सकते हैं, डेफिनेटली उससे उनमें रियल इंटरेस्ट आएगा। ऐसे तो उनको समझ में नहीं आता ये। हाँ, ये बात सही है। हमें, मेरे एक पार्टनर है, सॉक के हेड है, एक इंडिया के बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में। तो वो मेरे को इसमें बताते थे कि परमवीर हम लोग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वाकई में हो रहा था। मैं, क्योंकि मैं वो डेमो नहीं कर पाया था, तो वो उसने फिर वो करके दिखाया, तो फिर समझ में आता है कि असल में हम वाकई में हम प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आप जो आप कह रहे हो, वो आपको लेकिन बना के दिखाना पड़ेगा पहले ना। वो वेब कोड बोलते हैं, या कोई भी वुलनेबल एक सिस्टम तैयार किया, उस पर आपने अटैक करवाए, थोड़ा सा उसको वीडियोस पे अपना यूट्यूब वगैरह पे भी डाल के दिखा सकते हैं कि ऐसे से है। और ज़रूरत तो है ये। और सेकंड थिंग ये भी है कि अभी लोगों को पता नहीं है, और ये भी एक इशू है बहुत बड़ा, कि हमारे खुद के इंडिया का जैसे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोगों ने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि उनका भी कोई ऐसे, मैं बात करने की कोशिश में हूँ इन लोगों से, कि अपना आप भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है ना, रेड हेड सर्टिफाइड इंजीनियर, तो ऐसा कुछ भारत ऑपरेटिंग सर्टिफाइड, ऐसा कुछ करके, सीटेक सर्टिफाइड भारत ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो उस पर लगें। राइट। फॉर एग्जांपल, मुझे जो चिंता लगती है वो ये है कि देखिए अभी जैसे वार चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, तो जब यूक्रेन को US सपोर्ट कर रहा था, तो जो एप्लीकेशंस US की वाली चल रही थी रशिया में, उसकी वजह से जो है कितना डैमेज हो गया रशिया को। राइट। लेकिन US हमारा कोई दोस्त नहीं है कि आज आज हमारी दोस्ती है, कल को बदल सकती है, वो है दूसरी ही कंट्री है। राइट। हाँ, आज हमारी वॉर हो जाए और वो उनकी एप्लीकेशंस हमारे यहाँ चल रही हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे यहाँ चल रहे हैं, वो एक पैच भेज के हमारा पता नहीं कितना नुकसान कर दें। और हम क्या अपना भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो कब का बना रखा है, 15-20 साल पुराना, हम आज तक वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो कम से कम हम उसका प्रचार करें, उनके कोर्सेज शुरू करें। ठीक है, क्या ऐसा नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं हम भी इसमें हैं। तो आपसे भी, हम जो आने का हमारा आपसे था, कहीं ना कहीं अंदर एक इंटरेस्ट ये था कि हम अपने सीडेक के जो है, सीडेक के साथ कुछ आपका भी कुछ ऐसा टाइप सा हो जाए, आप उनके टूल्स बताओ, है ना, कुछ ऐसा हो जाए, तो वाकई में हम एक नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर सकें लिटरली, और कर सकते हैं। इसकी एक अवेयरनेस चाहिए, फिर सबके लिए विन विन निकलता है बाद में। बिल्कुल सही है। तो मतलब वैसे एक फाइनल आपसे क्वेश्चन है कि फ्यूचर क्या है साइबर सिक्योरिटी का हमारे कंट्री के अंदर या सर, फिर अब ओवरऑल वर्ल्ड? लड़ाई अब लड़ाई जो है ना, फ्रंट पे कम है और वही ज़्यादा है। अभी आप देख लीजिए, इन्होंने अपना रोबोट्स तैयार कर लिए चाइना ने, अब फ्रंट पे रोबोट्स खड़े हैं। तो हम अपने आदमी भेज कर तो मरवाएंगे नहीं रोबोट से, हमें भी रोबोट चाहिए। रोबोट जो कंट्रोल होंगे वो कम्युनिकेशन से होंगे। ठीक है, अब तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी हैक होनी है और कम्युनिकेशन मीडियम हैक होने हैं। जी। ठीक है, कहते हैं कुछ समय पहले अभी 8 घंटे के लिए एक ग्रिड की हमारी फेल हो गई थी नॉर्थ इंडिया की, पूरी लाइट चली गई थी, जी। अगर ध्यान हो तो।
तो ऐसा शक है कि शक या काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती लगता है कि ये जो है एक चाइना का साइबर अटैक था। तो अब तो लड़ाई एक दूसरे के रिसोर्सेज ख़राब करने की है और दूसरे तरीके की है। और मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि स्पेशली यंग जनरेशन को थोड़ा सा स्टक्सनेट के बारे में पढ़ें कि कैसे अमेरिका ने खाली एक छोटा सा वायरस भेज के ईरान के अंदर जो है पूरा उसका न्यूक्लियर प्लांट बर्बाद कर दिया था। वो फट भी सकता था, उस बाद में वो सब जगह फैल गया। ठीक है, तो आप अब तो लड़ाई फिर वो वाली है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो दूर से बैठ के उड़ा दो किसी को, खत्म कर सकते ख़त्म हैं। कर दो। तो अब जो है और पता ही नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, इतना मुश्किल है। तो अब लड़ाई दूसरी है और लड़ाई साइबर की मेन है। शायद से पता चला है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जैसे होते हैं ना कि नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, तो एक साइबर की भी एक बात चल रही है खड़ा करने की। और इसके अलावा जैसे कुछ कंपनीज़ हैं तो एक और है कि आप अपना एक एग्ज़ाम दे दीजिए, कम जैसे मान लीजिए आप ही कंपनी है, तो आपका कोई बंदा जो है अप्लाई कर सकता है, उसको लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाएगी आर्मी की। गवर्नमेंट उसको बहुत कम पे करती है, 2 महीने के लिए उसको नेशनल सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, वो साइबर वॉरफेयर के लिए काम करेगा। अच्छा। तो आप भी ऐसे स्पॉन्सर कर सकते हैं, कई लोग करना चाहते हैं तो उनकी कंपनी अलाउ नहीं करती है, स्पेशली जो एमएनसी कंपनी है, ओके। जो बात तो देश की करती है लेकिन काम अपने यूएस और वहाँ की कर रही होती हाँ, है। एग्जैक्टली। तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, उनकी बहुत अंदर पकड़ है हमारे यहाँ। आई हमें कैन ये भी समझना अंडरस्टैंड। है कि हमारा रियल दुश्मन कौन है, सही बात है, मतलब हमें कहीं ना कहीं खुद भी प्रिपेयर होना है, हमें प्रिपेयर अपनी होना जनरेशन्स पड़ेगा। को प्रिपेयर करना है कि आने वाले टाइम के लिए। जी। आज आपकी बात बहुत अच्छी लगी, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मैं अपना मोबाइल ओपन करूँगा तो जितनी ऐप्स हैं 99% सब हम बाहर की यूज़ करते हैं, जिनके पास मेरा फुल डेटा एक्सेस है, मेरे सामने मेरे से पूछते हैं कॉन्टैक्ट यूज़ कर लें, आपकी ये यूज़ कर लें, देना पड़ता है, यूज़ करना है, फोटोज़ यूज़ कर लें, हाँ करना है। तो आई थिंक ओवरऑल सब कुछ हैंड में, अभी बिल्कुल हैंड टू हैंड चल रहा है उनके, बिल्कुल हमने डिलीवर कर रखा है। एक छोटी सी स्ट्राइक होती है, फ्लाइट डाउन हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, ये भी पॉइंट आपका वैलिड है। एक सेकंड के अंदर पूरा मतलब कंट्रीज ऑन अ ब्रेक। आज हम जितने भी, क्योंकि मैं नेटवर्क का बंदा हूँ तो मुझे पता है हमारे जितना भी पीछे आईएसपी एज है और जितना भी पीछे से कनेक्टिविटी है, सब इन्हीं के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, एक चीज़ और देखिए सर आप, अरे वो प्रोडक्ट इसराइल का है, वो प्रोडक्ट यूएस का है, अरे क्राउड स्ट्राइक का ईडीआर, हाँ, उसके इतना एग्जाम्पल भाई। महंगा हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंडियन खरीद लेते हैं। और क्या गारंटी, क्या रिलायबिलिटी थी तो, लेकिन वही अगर कोई इंडियन दे रहा होगा कंपनी प्रोडक्ट देने की, नहीं अंडरस्टैंड इट। अभी तो वो पता नहीं क्या क्या कर सकता है गड़बड़ आने पे। तो जब आप ये पैसा, आप अपना ही पैसा अपने दुश्मन या कंपटीटर को दे दे रहे हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्ट्रेटेजी, कहाँ पे क्वालिटी वाकई में खरीदना है और कहाँ पे अपने इंडियन को सपोर्ट करना है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इंडियंस भाइयों को लेके भी चलना पड़ेगा, इंडियन कंपनियों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई एक नहीं जाएगा, जाएगा तो सबको नुकसान होगा। सबको नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से इट्स लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तैयार नहीं करना है, एक माइंडसेट एक लेके चलना है। माइंडसेट क्रिएट करना है और वाकई में उसकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है और रियलिटी में कैसे काम होगी चीज़। राइट, क्योंकि हमें इस टाइम सबको ज़रूरत है, हमारे देश को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इस पे काम करने की और इस पे आगे बढ़ने की। क्योंकि फ्यूचर कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि अब वो फ्रंट एंड पे कौन लड़ने आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। अब ये इन्होंने मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब एक फ़ोन उड़ाया जा सकता है, एक वायरस भेज के, कुछ भी आज के टाइम में एक्सेसिबल है इजीली किसी के पास तक पहुंचना। हम दोनों बात करें, हमारा फ़ोन हमारी बात सुन रहा है, वो रिकॉर्ड कर सकता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है कहीं भी। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ एट स्टेक एंड वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर दैट। हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बाहर निकलना पड़ेगा, जो हमारी रोज़ की डिबेट है। आई थिंक हमारे पेरेंट्स को भी और हमें भी इस बारों पे बात करनी पड़ेगी। अपने जो चाय की टपरी वाले टॉपिक्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। कितना पैसा, थाउजेंड ऑफ करोड्स हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में चला गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है हमारी कंट्री में कुछ भी चीज़ें तैयार होती हैं, कुछ होती है तो कुछ थोड़ी सी जल्दी रहती है उसको डिलीवर करने की। पहले मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं इंडियन कंपनी को और एक फॉरेन कंट्री की एक ओपनिंग, एक स्टार्टअप की चीज़ों के, कि वो चीज़ें लेके चलते हैं कहीं ना कहीं। स्टार्ट कोई भी चीज़ ऐसे लॉन्च की जाती है तो कुछ पहले ही, जैसे हमारे एक होता है ना रेड टीम ब्लू टीम वाला सिस्टम, हमारी साइबर सिक्योरिटी में होता है कि खुद भी हम पहले चेक करते हैं भेज के अटैक कि हम इसे क्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं तो पहले खुद देखते हैं कि हम उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो वी नीड टू वर्क ऑन इट, हमें उससे तैयार होना चाहिए, अब हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ही जैसे कहते हैं एक वैल्यू एडेड नॉलेज मिली आपके साथ, और एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी रही है कि यार इस काम को सीरियसली होके करना है और बहुत ही अच्छे लेवल पे करना है। तो बाकी मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू टॉक। आपका कोई लास्ट मैसेज फॉर द द वर्क वी आर डूइंग, और या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए? देखो, साइबर वॉरफेयर जो है वो तो खैर बात की बात है, पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इकोनॉमिक वॉरफेयर। आप अपना बजट समझिए, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। एजुकेशन इज़ बेस्ट, लेकिन एजुकेशन में भी जो है ना बहुत से बेवकूफ़ बनाने वाले भी, बहुत से आपको रियल एजुकेशन देने वाले भी, कहाँ से आपको जॉब मिलेगी, कहाँ से आप सर्वाइव करोगे, आप उस पर बहुत वो कीजिए,
मतलब फोकस कीजिए। बजट हमारे पास कम है, हम दूसरों को नहीं कह सकते हमारी जॉब नहीं लग रही है ही नहीं है, ठीक है? तो वो हम ही को फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम तो यही कहेंगे जैसे आप जो आप कर रहे हो ना कि हाँ भाई हम जॉब दिला पा रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर आप जॉब दिला पा रहे हो। अब एक और दिक्कत आती है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कंपनी चला रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है अगर हम रॉ रिसोर्स लेके आते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, तो उसको हम रोक नहीं सकते, ट्रेंड होके चला जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग पे पैसा मांगते हैं तो कहेगा नहीं जी, हमको तो उस जगह जाना है जहाँ पे वो सर्टिफिकेट हमको अच्छा मिल जाएगा, भले उसकी जब में जॉब ना मिले। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा आपको जॉब दिला पा रहा है और सर्टिफिकेट दे रहा है जहाँ से आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और वहाँ पे मैं आप मतलब मैं लिटरली आपको अप्रिशिएट करूँगा कि थैंक आप यू। जहाँ जा रहे हो बहुत अच्छी जगह है वो। मैं मेरे कुछ अपने जो मेरे ऐसे कुछ मीडिया बना रखे हैं मैंने, जहाँ से हम प्लेसमेंट्स लोगों को, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि कुछ हेड हंटर्स होते हैं उसमें बैठे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से भी हैं। तो हम चाहेंगे कि मतलब उनसे भी वहाँ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं क्या चाह लोगों को। और जो आप क्या कहते हैं कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो मतलब एक तब अभी हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से एक जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। जी तो अगर आप जिसमें जा रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा तो आप भी सॉल्व करोगे ही ना। जी जी। डेफिनेटली आपके लिए सैल्यूट है आपको इस चीज़ के लिए, और हम थैंक लोग यू। भी इसी कोशिश कर रहे हैं। मिलके हो पाएगा ये तो अब काम। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको ज़रूरत है, जिनको तरीके नहीं पता है, टैलेंट होता है, तो मेरे ख्याल से हमें उन्हें ढूंढना है, निकालना है और तैयार करना है। बाकी होप फॉर द बेस्ट ये चीज़ें अच्छे से हो पाएँ। बिल्कुल। और थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए, और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। हमें भी और मज़ा आया आपसे, आपको फिर दोबारा इंस्पिरेशन है। आपसे मिलना होगा और भी नए क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा। तो बाकी मैं ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, इतना हैवी एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, हमें मेल कर सकते हैं support@ngNetworks.in पे। तो विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच थैंक प्रवीण यू। जी।